कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। चैप्टर 838 आई लव योर मून ड्रीम गर्ल। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे ऐसे टच करने की। अधीरा ने बहुत ही हड़बड़ी के साथ अपने आप को उस इंसान से छुड़ाते हुए कहा, पर उस इंसान की पकड़ अधीरा के ऊपर पूरी तरह से कस चुकी थी और अब अधीरा को एक खौफ आने लगा। वो हकलाते हुए बोली, देखो कौन हो तुम, प्लीज लाइट्स ऑन करो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। देखो अगर तुमने लाइट नहीं ऑन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। पर तभी उसके कान में आवाज गई, तुम एक ही डायलॉग बार बार बोलकर बोर नहीं होती क्या। मैं कितनी बार तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ कि तुम दानिश ओबरॉय की बेटी हो और मुझे तो अब ये डायलॉग भी याद हो गया है। प्लीज चेंज इट। उस आवाज को अब क्लियरली सुनते ही अधीरा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और वो तुरंत बोली, अधीवीर ये तुम हो ना। अधीवीर अब जोर जोर से हंसने लगा और अब अधीरा का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया। उसने तुरंत साइड लैंप को ऑन किया। लैंप ऑन होते ही उसकी नज़र अधीवीर के शैतानी नजरों से मिली। अधीवीर उसे देख हंसते हुए बोला, तो फाइनली तुम मेरी आवाज से मुझे पहचान सकती हो। ये सुनते ही अब गुस्से के साथ दांत पीसते हुए अधीरा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और इस कमरे में हूँ। तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो ना, बताओ मुझे तुम मुझे कब से स्टॉक कर रहे हो। उसकी ये सारी बातें सुनकर अधीवीर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हारा पीछा तो काफी सालों से कर रहा हूँ, जब तुम्हें खुद के वजूद का भी एहसास नहीं था और अब जब तुम्हें एहसास हो गया है तब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। इसलिए ये सिली क्वेश्चन करना बंद करो। ये कहकर अब वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके कमर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे महसूस करके अधीरा ने तुरंत गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो और ये सब कुछ करके क्या तुम बच जाओगे। अधीवीर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है और ना ही मुझे अभी तुम्हारी बातों से कोई फर्क पड़ता है। यू नो वॉट, जब से मैंने तुम्हें सपने में देखा है तब से मैं बिल्कुल पागल हो गया था और मैं जल्द से जल्द तुम्हें इसी तरह अपनी बाहों में लेना चाहता था। इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अधीरा के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। आह! उसकी उस मौन को सुनते ही अचानक से अधीवीर का चेहरा डार्क हो गया। वो उसे कसकर गर्दन से पकड़कर बोला, तुम जानबूझकर ऐसी आवाज निकल रही हो ना जिससे कि मैं खुद पर कंट्रोल ना कर सकूं। ये सुनकर अधीरा किस तरह अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, जस्ट शट अप। तुम मेरे साथ जो कर रहे हो उसकी वजह से मेरे मुंह से ऐसी गंदी आवाज निकल रही है, वरना मुझे कोई शौक नहीं लगा है तुम्हारे लिए ऐसी आवाज निकालने का। ये सुनकर अब तिरछी स्माइल के साथ अधीवीर ने कहा, बाय द वे, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे दुश्मन की बेटी इस तरह से मदहोशी में मेरा नाम ले रही है। ये सुनते ही अधीरा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ अधीवीर को धक्का देते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी तुम्हारा नाम ऐसे नहीं ले सकती। तुम पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझ पर तुम्हारा कोई हक है। ये सब कुछ मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखा है। वो ऐसा बॉयफ्रेंड होगा जिसे खुद मेरे डैडी चूज करेंगे और मेरे डैडी मेरे दुश्मन को तो कभी नहीं चूज करने वाले। जिसका मतलब साफ है, तुम तो कभी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाले। ये सुनकर अधीवीर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम मुझे परेशान कर सकती हो या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सुनकर मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सच है। मैंने कोई तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा है। ये सुनकर अब हंसते हुए अधीवीर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, बेशक से तुमने मुझे परेशान करने के लिए ये सब नहीं कहा है, लेकिन मैं तुम्हें असलियत बताता हूँ। बेशक से तुम्हारा बाप चाहे जिसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना दे, पर तुम्हारा पति परमेश्वर तो मैं ही बनूंगा। ये सुनते ही अधीरा बिल्कुल दंग रह गई और अधीवीर
धीरे धीरे उसके ड्रेस के अंदर अपने हाथ डालते हुए उसकी पतली सी नाजुक कमर को अपनी उंगलियों से टच करने लगा। इसके साथ ही अधीरा पूरी तरह से लाल पड़ गई और वो तुरंत लगभग गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे डैडी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो कभी एक दुश्मन के साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनकर अधीवीर उसके गर्दन में अपना सर घुसाते हुए उसकी गर्दन को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, पर क्या हो अगर खुद तुम्हारे डैडी ही तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें। ये सुनकर अधीरा तुरंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैडी खुद कभी तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएंगे। वो कोई पागल नहीं है जो अपने ही दुश्मन के बेटे से अपनी ही बेटी की शादी करवा दें। उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर अधीवीर ने हंसते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप तुम सबसे प्यार करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बाप अपने फायदे के लिए तुम्हें भी बेच सकता है। ये सुनते ही अब अधीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही गुस्से के साथ अधीवीर को कॉलर से पकड़ा और खुद से दूर करके बोली, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी आगे कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे डैडी अपने काम को बीच में छोड़कर मेरे लिए पूरे महीने भर पर रुके थे, क्योंकि मैं उनके साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। अगर उनके लिए उनका काम इतना ही जरूरी होता तो वो अपनी इतनी इम्पोर्टेंट डील को छोड़कर ना जाते और ना ही मेरे साथ अकेले महीने तक वक्त बिताते। इसलिए मुझे उनके खिलाफ भड़काना बंद करो। अधीवीर उसकी बात सुन उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर अपनी भारी आवाज में बोला, बेशक से मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के खिलाफ नहीं भड़काऊंगा, क्योंकि शायद तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार करते होंगे, पर मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा तुमसे प्यार कर सकता हूँ। बस मुझे एक बार मौका दो। ये सुनकर अब अपनी आंखें बड़ी करते हुए अधीरा ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करोगे मेरे डैडी की तरह? लगता है तुम नशे में हो, क्योंकि मेरे डैडी की तरह तो खुद मेरी मॉम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तुम तो बहुत दूर की बात हो। ये सुनकर अब अधीवीर ने अपने हाथों का सपोर्ट बिस्तर पर दिया और एक हाथ से उसके ड्रेस को खोलते हुए बोला, यू नो वॉट? तुम देखना चाहती हो कि तुम पर मेरा कितना हक है। उसके ऐसे ड्रेस खोलने से अधीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। तुम जो करते हो जबरदस्ती करते हो। अधीवीर तिरछी स्माइल के साथ बोला, नहीं, तुम गलत हो। मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि तुम अभी खुद समझ जाओगी कि तुम खुद भी मुझे फील करती हो। मेरे टच से तुम पागल होती हो और तुम खुद मुझे परमिशन देती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। ये सुनकर अधीरा ने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी खुद के पास आने की परमिशन नहीं दे सकती। अधीवीर ये सुनकर तिरछा मुस्कुराया और उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम बस 5 मिनट तक मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब एहसास हो जाएगा। ये सुनकर अधीरा अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर तभी अधीवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम बस मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। वहीं अधीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अब अधीवीर की आंखों में देखने लगी। अधीवीर भी उसकी आंखों में काफी ध्यान से देख रहा था। लगभग 5 मिनट बाद ही अधीरा की आंखें धुंधली होने लगी। अधीवीर ये देखकर तिरछा मुस्कुराया और अब उससे दूर होकर बोला, तो फाइनली तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अधीरा जैसे जिंदा लाश बन गई हो तो उसने कहा, मेरा नाम अधीरा ओबरॉय है। अधीवीर मुस्कुराकर बोला, नहीं, तुम्हारा नाम अधीरा अधीवीर ग्रोवर है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अधीरा ने फिर से कहा, मेरा नाम अधीरा अधीवीर ग्रोवर है। अधीवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, तुम किसे बिलोंग करती हो? अधीरा ने जवाब दिया, मैं अपने मॉम डैड को बिलोंग करती हूँ। अधीवीर अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, नहीं, तुम अधीवीर ग्रोवर को बिलोंग करती हो। अब बताओ तुम किसे बिलोंग करती हो?
अधीरा ने फिर से जिंदा लाश की तरह कहा, मैं अधिवीर ग्रोवर को बिलोंग करती हूँ। अब अधिवीर के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरे एक्सप्रेशन थे। वो धीरे से नीचे झुका और उसके गर्दन पर अपने होठों को रखते हुए बोला, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे परमिशन दे रही हो? अधीरा में धीरे से कहा, परमिशन है। अधिवीर तिरछा मुस्कुराया और वो उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। अधीरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर रही थी, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी और अधिवीर उसके पूरे गर्दन पर अब वेट किसेस करने लगा। कुछ ही देर में अधीरा की पूरी गर्दन पर्पल बाइट मार्क्स से और अधिवीर के सलाइवा से भर गई। अधिवीर अब धीरे धीरे उसके अप्पर बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। अधीरा के परफेक्ट कव को देखकर अधिवीर गहरी सांस भरते हुए बोला, सच में दानिश ओबरॉय ने बहुत खूबसूरती से तुम्हें बनाया है। तुम वाकई चांद का टुकड़ा हो। तुम्हारी ऐसी परफेक्ट बॉडी सिर्फ और सिर्फ अधिवीर ग्रोवर को बिलोंग करती है। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ अधिवीर ग्रोवर का हक है। इसी के साथ उसने उसके उस ड्रेस को ऊपर की तरफ सरका दिया और अब वो उसके पूरे ने पेट और बेली बटन की तरफ किस करने लगा। ना चाहते हुए भी अधीरा जो जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी थी, उसके मुंह से एक आह निकलने लगी। उसकी उस क्यूट सी मोन को सुनकर अधिवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है? हिप्नोटिज्म करने के बाद भी तुम मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और अपने मुंह से इस तरह से मौन कर रही हो। वैसे करना चाहिए। आखिर मुझे भी तो एहसास हो कि मैं कितनी गहराई से अपनी कारीगरी तुम्हारे ऊपर कर रहा हूँ। बाय द वे आई लव योर मून ड्रीम गर्ल। इसी के साथ वो उसके पूरे बेली बटन और नेवल पर चूमने लगा और इसी के साथ अधीरा के चेहरे पर पसीने निकलने लगे। उसकी पलकें अभी भी झपक नहीं रही थी, बस उसके चेहरे पर दर्द था और पसीने आ रहे थे। अधिवीर लगातार उसकी पूरी बॉडी पर चूम रहा था और उस कमरे में अधीरा के सिसकियां की आवाज गूंज रही थी। तभी अधिवीर ने एक नज़र अपनी बॉडी की तरफ देखा और अपने मैनहुड को देखकर वो गहरी सांस भरकर बोला, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। नाउ आई एम हार्ड। ये कहते हुए वो अब उसके होठों पर आया और अब उसके होठों को चूमने लगा। अधीरा अभी भी बस उसी तरह बिना किसी रिएक्शन की लेटी हुई थी। अधिवीर उसके पूरे होंठों पर किस करने लगा। उसने अपनी टंग से उसके होठों के अंदर थ्रस्ट किया, जिसके साथ ही अधीरा का मुंह खुला और खुद अधिवीर ने उसके मुंह में इंटर किया। वो अपनी टंग से उसके मुंह में एक्सप्लोर करने लगा और अब अधीरा की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। ये देखकर अधिवीर अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, इतनी जल्दी तुम मेरे हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आ सकती। अभी तो पूरी रात बाकी है। ये कहते हुए उसने कसकर उसके होठों पर बाइट किया, जिसके साथ अधीरा की आंखें फिर से पूरी तरह खुल गई और अधिवीर तिरछी स्माइल के साथ उसके पूरे होठों को चूमने लगा। देखते ही देखते अधिवीर और भी ज्यादा पागल होने लगा और बस अधीरा की वो हल्की हल्की सिसकियां उस रूम में ही गूंजती रह गई। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस। रात का वक्त। बेबी मम्मा को ज्यादा मिस मत करो। मम्मा बहुत जल्द आपके पास आने वाली है और जब मम्मा आपके पास आएगी तब आपका क्यूट सा नामकरण होगा और आपको एक प्यारा सा नाम मिलेगा। इसलिए प्लीज मम्मा को मिस करना बंद करो। वीडियो कॉल पर नाज स्माइल के साथ बनी से बोल रही थी, जो रोने जैसा मुंह बनाकर उसे ही टुकुर टुकुर देख रहा था। बनी के मुंह में फीडर बोतल लगी हुई थी और वो उससे दूध भी पी रहा था। पर तभी वो क्यूटेली गुस्से में बोला, मम्मा नू लुआवी लॉय बू बनी। नाज उसे ऐसे देख उदासी के साथ बोली, नो बेबी, मम्मा लव्स बनी सो मच। मैं भी आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ। आप फिक्र मत करो, मम्मा बस परसों ही आपके पास आ जाएगी और आपको अपनी गोद में ले लेगी। बनी ने नाज से अपना छोटा सा मुंह तुरंत फेर लिया। ये देखकर नाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने दूसरे ही पल अंतरा से कहा, मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत नाराज हो गया है मॉम। अंतरा जो बनी को अपनी गोद में लेकर बैठी बात कर रही थी, उसने स्माइल के साथ कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब तुम्हें वीडियो कॉल पर देखता है तभी ऐसे नाराज हो जाता है। बाकी ये तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वैसे भी 2 दिन में तुम घर वापस आ ही जाओगी, तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तब होती जब तुम ज्यादा दिनों के लिए इससे दूर जाती,
तुम दोनों तो बस 4 दिनों के लिए ही इससे दूर गए थे। नाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, इसीलिए तो हमने ज़्यादा दिन की ट्रिप नहीं ली। क्योंकि हमें पता है बनी कुछ दिन रह सकता है, पर ज़्यादा दिन तक वो अभी हमसे दूर नहीं रह सकता। अंतरा ने कहा, हाँ बेटा, पर दक्ष कहाँ है और तुम अभी तक बेड पर क्यों हो? क्या तुम आज कहीं डिनर पर नहीं गई? ये सुनकर अब नाज को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इस वक्त उसने ब्लैंकेट को पूरा अपने गर्दन तक कवर कर रखा था, जिससे गलती से भी उसकी पूरी बॉडी पर बने दक्ष के मार्क्स अंतरा को दिखाई ना दे। तो वहीं शावर चलने की आवाज आ रही थी। नाज ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली दक्ष शावर ले रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। मुझे तो बस आराम करना है। ये सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, क्या मेरा दक्ष तुम्हें परेशान कर रहा है? वैसे वो तो बहुत शरीफ है, वो तो किसी को परेशान नहीं करता। ये सुनते ही नाज का मुंह गुस्से से बन गया और उसने चिढ़कर कहा, ओ प्लीज मॉम, आप अपने बेटे की ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, क्योंकि आपका बेटा बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। आपके बेटे ने इन 3 दिनों में मेरी क्या हालत की है, उसे सिर्फ मैं जान सकती हूँ। यू नो वॉट, बिना मेडिसिन के मैं जमीन पर कदम भी नहीं रख सकती। आपका बेटा बेड पर राक्षस बन जाता है। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था आपने उसको। ये सुनते ही अंतरा बिल्कुल शॉक हो गई और वहीं नाज ने भी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख ली। बनी भी नाज को टुकुर टुकुर घूरने लगा, पर तभी किसी ने नाज के हाथ से फ़ोन लिया और बोला, मॉम आप कैसी हैं? मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। हम कल शाम तक ही वापस आ जाएंगे। बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दक्ष की आवाज़ सुनकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा, ओके बेटा, पर प्लीज़ नाज का ख्याल रखना। वो शायद तुमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज है। दक्ष अपने बालों को टॉवल से रब करते हुए तिरछी स्माइल के साथ बोला, येस मॉम, मैं इसका आज रात अच्छे से ख्याल रखूंगा, जिससे कल ये बोलने की हालत में नहीं रहेगी। ये सुनते ही नाज की आंखें बड़ी हो गई और अंतरा ने स्माइल के साथ कहा, हाँ बेटा, उसे शिकायत का कोई मौका मत देना, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर नाज का मुंह बन गया और वो अंतरा को ही फ़ोन से घूरने लगी। कुछ देर में कॉल कट हो गया। कॉल कट होते ही दक्ष नाज को घूर कर डेविल स्माइल के साथ बोला, वैसे अभी अभी मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना दूं। तो चलो हम फिर से शुरू करते हैं। ये सुनते ही नाज तुरंत गुस्से से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है, मुझे वीकनेस फील हो रही है। मुझे फिलहाल के लिए आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बस डिनर करना है। अगर आप मुझे डिनर के लिए लेकर जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं सोने जा रही हूँ। ये सुनकर दक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके ओके, तुम नाराज मत हो, रेडी हो जाओ, मैं डिनर पर चलूंगा। ये कहकर वो क्लोजेट में चला गया। तो नाज गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, दक्ष शांत हो गए, वरना मुझे फिर से वो सहना पड़ता। ये कहकर उसने धीरे से बेड से नीचे कदम रखा, पर उसके मुंह से लगभग एक चीख निकल गई, आह। क्लोजेट में मौजूद दक्ष के चेहरे पर ये चीख सुनकर तिरछी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ इबादत अपने अपार्टमेंट में सोफे पर बैठी कुछ फाइल्स देख रही थी। उन फाइल्स को देखते रहने के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, मुझे अंकल ने अपनी ही कंपनी में एक जॉब दे दी, जिससे कि मैं घर में नहीं बैठी रहूंगी, बल्कि खुद से कुछ काम कर पाऊंगी। उसने ये कहा ही था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने अपना फ़ोन देखा तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था। ये देखकर इबादत ने ना समझी में कहा, ये कौन है जो मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रहा है और इस नंबर को मैं नहीं पहचानती। वो कुछ सेकंड तक सोचती रही और फिर तभी अचानक से उसके हाथ से वो कॉल ही रिसीव हो गया। इबादत थोड़ा हड़बड़ा गई, पर तभी उसके सामने शर्टलेस दर्श का चेहरा आया। दर्श की हॉट अट्रैक्टिव और 8 पैक एब्स की बॉडी देखते ही इबादत की आंखें बिल्कुल बाहर निकल आई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तो वहीं दर्श, जो बेड से आधा टेक करके बैठा हुआ तिरछा मुस्कुरा रहा था, उसने कहा, क्या बात है,
लगता है तुम भी मुझे मिस कर रही थी, इसलिए तो इतनी जल्दी कॉल पिक कर लिया। ये सुनते ही इबादत ने तुरंत घबराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैंने तो गलती से पिक किया था। मुझे पता भी नहीं था कि तुम ऐसे नंगू-पंगू मेरे सामने आ जाओगे। मैं कॉल कट कर रही हूँ। पहले कपड़े पहन लो। ये कहकर वो कॉल कट करने को हुई, पर तभी दर्श ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, मैंने अपनी पैंट रिमूव नहीं की है। तो मैं कहाँ से बिना कपड़ों के हो गया। पर अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पैंट को भी रिमूव कर सकता हूँ। क्योंकि जितना हॉट मैं ऊपर से लग रहा हूँ, उतना हॉट मैं नीचे से भी हूँ। Wanna see my hotness? दर्श की ऐसी बात सुनते ही इबादत की आंखें बस बाहर ही निकल आई और वो उसे देखती रह गई।